जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार हायर जुडिशल सर्विसेज प्राइमरी एग्जामिनेशन 2020 का 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। और ये सेट प्रैक्टिस सेट में आपके लॉ के क्वेश्चंस होंगे, जीएस होगा, इंग्लिश होगा और कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। कुल मिला के 100 क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन के साथ से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो पे चलते हैं और एक एक क्वेश्चन किस सॉल्यूशन के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले इसका इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, जो कि यूजुअली बिहार एचजीएस में दिए जाते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि हर कैंडिडेट स्टार्ट करने से पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ ले। उनका पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो बराबर मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 300 नंबर का होगा। और साथ में ये है कि एक भी आंसर अगर गलत होता है तो उसके 1 नंबर मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि सही आंसर पे 3 नंबर मिलेंगे और गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। ठीक। और आपको हर एक ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें जो नियरेस्ट करेक्ट आंसर होगा उसी ऑप्शन को हर क्वेश्चन के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। टोटल टाइम जो है 100 क्वेश्चन करने के लिए वो 2.5 घंटे का होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सीपीसी से संबंधित है, जो कि सेक्शन 9 से है। जो ये कब पूछा गया है कि जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा सूट सिविल नेचर का नहीं है, दीवानी मामले का नहीं है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन 3 है, जो कि सूट फॉर विंडिकेशन ऑफ मेयर डिग्निटी कलेक्टेड बिटन ऑफिस। जहां डिग्निटी मान सम्मान की बात है उसके लिए सिविल सूट लाए नहीं होगा। बाकी राइट टू वर्शिप के लिए हो, जैसा पहला ऑप्शन है। दूसरा बर्थ डेट चेंज कराना हो रिकॉर्ड में, या रिलीजियस ऑफिस के लिए है, उसके लिए सिविल सूट लाई जा सकती है, लेकिन डिग्निटी के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर 43 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड से है, जो कि कहता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर। ठीक है, यानी कि अपील किस ऑर्डर के खिलाफ लाए नहीं होगा, ये प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है आपका लास्ट ऑप्शन, जो कि व्हेन द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड इट्स जुरिडिक्शन इल्लीगली विद मटेरियल इरेगुलरिटी। याद रखिएगा, ये जो कंडीशन है ये रिवीजन के लिए होता है, ये अपील के लिए नहीं होता है। और बाकी जो है, जो पहला ऑप्शन है टू सेट असाइड द सेल ऑर्डर और रिजेक्शन ऑर्डर एप्लीकेशन का, उसके खिलाफ भी फाइल हो सकता है अगर इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, या ऑब्जेक्शन टू ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, तो उन सब के खिलाफ अपील हो सकता है। लेकिन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो इलीगल जुरिडिक्शन करती है, मटेरियल इरेगुलरिटी करती है, इसके खिलाफ रिवीजन फाइल होता है, अपील फाइल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द सीपीसी प्रोविजन रिगार्डिंग अ सूट फॉर इंडिजेंट हैज बीन गिवन। यानी कि सीपीसी किस ऑर्डर में इंडिजेंट सूट ला सकता है, और वो है आपका ऑप्शन 2, यानी ऑर्डर 33। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील विद समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। तो इसका ऑप्शन है 3, ऑर्डर 16 ऑफ द सीपीसी। याद रखिएगा, यहाँ पर समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस है, न कि डिफेंडेंट है। अगर डिफेंडेंट अगर होता तो ऑर्डर 5 होता। ठीक है, अटेंडेंस विटनेसेस है इसलिए ऑर्डर 16। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड डिफेंडेंट कैन आस्क फॉर टेम्पररी इंजंक्शन अगेंस्ट द प्लेंटिफ इफ। याद रखिएगा, डिफेंडेंट टेम्पररी इंजंक्शन की मांग कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन है 3, जहां पर द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन सूट, यानी कि बाद में जो संपत्ति लाई गई है उसको डेंजर है, बीइंग वास्टेड या डैमेज, खतरा होने की संभावना है, तभी जो है डिफेंडेंट प्लेंटिफ के खिलाफ इंजंक्शन की मांग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर सीपीसी हु इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द सिविल कोर्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4, यानी चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। याद रखिएगा, सेक्शन 135 कैपिटल ए में दिया हुआ है कि कौन कौन लोग एग्जेम्प्टेड होंगे फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन द सिविल कोर्ट, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहला ऑप्शन, दूसरा मेंबर्स ऑफ द यूनियन स्टेट्स और तीसरा जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक, लेकिन ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कहीं जिक्र नाम नहीं आया, इसलिए दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर ऑर्डर 32 रूल 1 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, A minor means a person who has not attained his majority within the meaning of
याद रखिएगा ऑर्डर 32 में जो माइनॉरिटी डिफाइन की गई है वो इंडियन मेजोरिटी एक्ट यानी ऑप्शन 3 होगा, ठीक है, न कि वो माइनॉरिटी जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है या सिविल प्रोसीजर कोड के ऑन सेक्शन में दिए हुए हैं या हिंदू माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है। इसमें सिर्फ इंडियन माइनॉरिटी और मेजोरिटी एक्ट के अंतर्गत जो माइनॉरिटी डिफाइन की गई उसकी बात की गई, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्लेंटिफ फाइल्स सूट एंड डिफेंडेंट फाइल्स काउंटर क्लेम। लेटर सूट ऑफ प्लेंटिफ इज स्टेड देन, यानी कि प्लेंटिफ एक अपना सूट फाइल करता है, डिफेंडेंट काउंटर क्लेम फाइल करता है, लेकिन बाद में प्लेंटिफ का सूट जो है स्टे हो जाता है, तो भी प्लेंटिफ का सूट स्टे होने के बावजूद काउंटर क्लेम फाइल हुआ है, इसलिए काउंटर क्लेम विल बी इनिशिएटेड एज अ सूट, इसलिए ऑप्शन 2 है, यानी काउंटर क्लेम में भी प्रोसीडेड विद अ सूट, इनिशियल सूट की तरह माना जाएगा और वो प्रोसीडिंग चलता रहेगा, ठीक है। प्लेंटिफ के सूट स्टे हो जाने से प्रोसीडिंग रुकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 18 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड से है, जो कि प्रोवाइड करता है, जो कि ऑप्शन 3 है, यानी प्लेसेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। याद रखिएगा सिर्फ अनसर्टेन वर्ड आपको डिटेक्ट करना है सेक्शन 18 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस to whom a summon has been issued under section 30 of the civil procedure code and for that purpose the court में, यानी किसी विटनेस को अगर समन किया गया सेक्शन 30 में तो कोर्ट के पास चारों पावर है। पहला ऑप्शन इशू ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं या फाइन इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन 5,000 रुपए तक, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन है 4, यानी ऑल ऑफ द 3 ऑप्शन कोर्ट में एक्सरसाइज, ठीक। अगला क्वेश्चन है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड who cannot be arrested or detained in civil prison, ठीक है। जब कोई डिग्री पास हो गई है तो उसके एक्सक्यूशन में किसको सिविल डिटेंशन नहीं की जा सकती है, तो इसका ऑप्शन है चारों, यानी कि 4th ऑप्शन है, यानी वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसको भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। पार्टी वाइल गोइंग टू अटेंडिंग और रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट, उनको अरेस्ट नहीं की जा सकती है। और तीसरा ऑप्शन है जजमेंट डेटर है वेयर डिक्रीटल अमाउंट डज नॉट एक्सीड 2000, यानी डिग्री हुई है लेकिन जो अमाउंट 2000 से ज्यादा नहीं है, तो उस तीनों केसेस में, यानी कि चारों ऑप्शन सही है इसमें, जो अरेस्ट नहीं किया जाता फॉर सिविल पर्पसेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सिविल प्रोसीजर कोड आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट एंड बिफोर साइनिंग द डिक्री द कोर्ट हैज सीज्ड टू जस्ट द डिक्री में बी साइंड बाय, यानी कि जब जजमेंट प्रोनाउंस हो गया हो और डिक्री साइन होने से पहले पहले कोर्ट जो है किसी वजह से उनका ट्रांसफर हो गया है या एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो फिर उस डिक्री पे कौन साइन करेगा, तो इसका ऑप्शन है 4, यानी कि वो जज के द्वारा किया जाएगा जिसके सबऑर्डिनेट में ये कोर्ट जिसने जजमेंट पास किया है वो आ रही है, यानी कि जज ऑफ एनी कोर्ट टू विच सच कोर्ट वाज सबऑर्डिनेट वो साइन करेंगे। अगला क्वेश्चन है डी मेन्यू, यानी भाव भंगिया ऑफ विटनेस में बी रिकॉर्डेड बाय द सिविल कोर्ट कमिश्नर, यानी याद रखिएगा सिविल प्रोसीजर में जो डिमेन्यू ऑफ विटनेस किसी भी गवाह का भाव भंगिया चेक करने के लिए ऑर्डर 8 रूल 4 सब रूल 4 यानी ऑप्शन 4 के अंतर्गत सीपीसी में रिकॉर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द टर्म क्लॉग ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी बंधक पे दी गई है उसे वापस प्राप्त करना, ठीक है। तो ये एक रिडम्पशन जो है मॉर्गेज डीड का वो एब्सोल्यूट राइट होता है, पहला ऑप्शन, दूसरा स्टैट्यूट राइट भी होता है, और लास्ट है कि कोई भी कंडीशन मॉर्गेज डीड संबंधित है विच ऑब्स्ट्रक्ट द राइट ऑफ रिडम्पशन, वापस प्राप्त करने का किसी भी कंडीशन ऐसा लगाते हैं जिससे कि वो वापस न प्राप्त कर सके, तो फिर ऐसा कंडीशन जो है नल एंड वॉइड होगा। इसको छोड़ करके अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ कोई कंडीशन आप लगाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन 3 गलत है कि नहीं किसी भी कंडीशन से इसको हम रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉन्वे द टाइटल अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि किस प्रक्रिया के माध्यम से ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट टाइटल जो है वो कॉन्वे यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन तक नहीं जा सकता, तो इसका ऑप्शन 2 है रजिस्टर्ड विल। याद रखिएगा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो विल पे लागू नहीं होता है या कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट पे लागू नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 1
ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 ये चारों ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के माध्यम से किसी भी टाइटल को आप कॉन्वे कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड विल को नहीं, क्योंकि विल का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है और इससे संबंधित कोई भी मसला जो है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से डील नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट द ट्रांसफरी, या देखिए सेक्शन 51 में कहा गया है कि अगर ट्रांसफरी भले ही रॉन्ग टाइटल के अंदर कोई इंप्रूवमेंट करता है, क्या वो इंटाइटल होगा? तो यस, ऑप्शन 2 है, ही इज इंटाइटल टू द वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट। भले ही वो रॉन्ग टाइटल अक्वायर कर रहा हो, रॉन्ग पोजीशन अक्वायर कर रखा हो, प्रॉपर्टी पर उसने अगर इंप्रूवमेंट कर रखा है तो भले ही गलत अधिकार होने के बाद भी अगर उसने कोई खर्च किया है तो उसका खर्च का वहन किया जाएगा। ठीक, ही इज इंटाइटल टू वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट है, A enters into a contract with B to sell him 100 tires of car and afterwards discovered that B was acting as agent of C for the price of tires he may sue। तो देखिए, भले ही A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बाद में पता चलता है कि B जो है वो C का एजेंट है, तो A जो है अपने टायर का दिया हुआ कॉन्ट्रैक्ट का पैसा जो है B और C दोनों से वसूली कर सकता है, यानी कि ऑप्शन C is the correct answer। ठीक है, नेक्स्ट है, when injunction can be granted under specific relief act। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका कि to prevent the breach of a contract the performance of which would be specifically enforced। याद रखिएगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होने की संभावना है तभी इंजंक्शन ग्रांट होता है। ठीक है, और जहां पर ये क्लियर ही नहीं है, जैसे सेकंड ऑप्शन है कि न्यूसेंस हुआ ही नहीं है, तीसरा जहां पर प्लेंटिफ को खुद ही पता था कि ये कंटिन्यू ब्रीच हो सकता है, और तीसरा जहां पर पर्सनल इंटरेस्ट प्लेंटिफ का है ही नहीं, तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 40 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट when instrument in evidence of different rights or different obligation the court may in proper case। अब देखिए, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें राइट डिफरेंट है, ऑब्लिगेशन डिफरेंट है। ठीक, तो कोर्ट में पहला ऑप्शन को देखिए कि कैंसिल इट इन द पार्ट, जितना पार्ट रिलेवेंट है, जो इशू उनके समक्ष है, उनके इशू के संबंध मैटर पे जितना उनके पक्ष में है वो तो अलाउ कर देंगे, और जो उनके पक्ष में नहीं है वो डिसअलाउ कर देंगे, क्योंकि बेसिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट हैज टू टेक एक्शन सच अ केस, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऐसा है कि पार्ट टू प्लेंटिफ फेवर में है, पार्ट प्लेंटिफ फेवर में नहीं है, तो उस केस में जो फेवर में है वो दे दिया जाएगा, नहीं है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज डन। या देखिए, सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट से संबंधित है, जहां पर कहा गया है कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का पीरियड वो एक्सपायर हो रहा, बिफोर एक्सपायरेशन एक्नॉलेज कर दिया जाता है तो ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड होता है। इसलिए पहला ऑप्शन है साइंड बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड। ठीक है, और बाकी जो भी ऑप्शन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उससे पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सटेंड नहीं होगा। नेक्स्ट है, whether a court can grant extension of period of limitation under section 5 of the limitation act on the ground of sufficient cause in case of an application under order 21 of the civil procedure code। तो इसका ऑप्शन है नो, क्योंकि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट सिर्फ अपील और एप्लीकेशन पर लागू होता है, लेकिन साथ साथ लिखा हुआ प्रोवाइजो में भी कि उन एप्लीकेशन पर लागू नहीं होगा जो ऑर्डर 21 यानी एक्सक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए अगर एप्लीकेशन मूव की गई है तो उस पर सेक्शन 5 लागू नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कन्फेशन अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट must either admits in terms of the offense or substantially admit all facts which constitute the offense। The above view was expressed by the Privy Council in which of the following cases। तो इसका ऑप्शन है 2 is the answer। ठीक है, यानी पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के मामले में पीवी काउंसिल ने हेल्ड किया था कि कन्फेशन ऐसा होना चाहिए कि वो या तो ऑफेंस के सब्सटेंशियली फैक्ट को एडमिट कर रहा हो या ऐसे कोई फैक्ट को एक्सप्रेस कर रहा हो जिससे कॉन्स्टिट्यूट होता हो कि हाँ ऑफेंस इसने किया है। ठीक है, तभी उसे कन्फेशन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद सिविल मैटर्स। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन है, आंसर है सेक्शन 23। ये सेक्शन है अमंग 27, 53, 133, इसमें दिए सेक्शन में से सेक्शन 23 ऐसा मैटर है जो सिर्फ सिविल मैटर में इस्तेमाल होता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट a dying declaration can be oral or in writing and an adequate method of communication whether by words or by sign. There is no requirement that it must be recorded by the magistrate. तो इसका ऑप्शन है 2 जो करेक्ट आंसर है, यानी लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में एपेक्स कोर्ट ने 5 जज बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि डाइंग डिक्लेरेशन ऑरल हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है, ठीक है। और एडुकेट मेथड कम्युनिकेशन क्या है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो वर्ड्स और बाय साइन और गेस्चर के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा स्टेटमेंट जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष ही किया गया हो। ऐसा कोई भी क्रेडिबल व्यक्ति है जिस पर भरोसा किया सकता है, उसके समक्ष भी अगर डिग्री की गई है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर द एक्ट a party who calls the witness can be permitted to cross-examine the witness so called by him. याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो पार्टी होता है वो अपना गवाह जब बुलाता है तो खुद ही अपने गवाह से क्रॉस एग्जामिन नहीं करता है, लेकिन जब वो गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, ठीक है, जैसे सेक्शन 154 ऑप्शन 1 है, अगर हॉस्टाइल हो जाता है तो जो पार्टी ने बुलाया है गवाह उसके खिलाफ वो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है, ठीक है। और जब तक हॉस्टाइल नहीं तब तक उससे क्रॉस एग्जामिन वो पार्टी नहीं करेगा जिसने गवाह को बुलाया था, ठीक। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 27 इज एन एक्सेप्शन टू द सेक्शन 24, 25 एंड 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। ये चारों सेक्शन कन्फेशन संबंधित है, लेकिन सेक्शन 27 में ये है कि जब अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में रहता है और वो कोई स्टेटमेंट देता है पुलिस के समक्ष और उससे कोई डिस्कवरी होती है, ठीक है, नॉट टू द गिल्ट, कोई ऐसी चीज वेपन जो ऑफेंस में इस्तेमाल किया गया अगर डिस्कवरी होती है तो सेक्शन 27 रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसी सेक्शन 24, 25 और 26 का अपवाद होता है जो कि इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है और इसमें ऑप्शन 2 है जो इस प्रश्न का सही आंसर है। द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल फाउंड इट्स रूट इन, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन 1 एज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसिडरेशन इन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो पक्षकार हैं उनके सिवा को दूसरा व्यक्ति भी चाहे तो कंसिडरेशन एंड प्रतिफल कॉन्ट्रैक्ट संबंधित दे सकता है, ठीक है। ये अपवाद है और इसी पे प्रॉमिसरी स्टॉपेल डिपेंड करता है, यानी कि जिसने वादा किया है उसे काम पूरा करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल that possession is prima facie proof of ownership is provided under। देखिए ओनरशिप की जो बात की गई है वो सेक्शन 110 ऑफ द एविडेंस एक्ट जो कि सेक्शन ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, ठीक है, उससे संबंधित ये है पोजेशन इज अ प्राइमा फेसिए प्रूफ ऑफ ओनरशिप, यानी किसी भी संपत्ति का काबिज जो व्यक्ति होता है माना जाता है कि वो ही उसका मालिक होगा। नेक्स्ट है, ए एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे B rupees 1 lakh on the 1st March 2019. The fact that at the same time an all agreement was made that the money should not be paid till the 31st March cannot be proved. देखिए 1 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट होता है कि A B को 1 लाख रुपए देगा, ठीक है। अब ये मुजबानी सौंप जाता है, यानी ऑल एग्रीमेंट है कि 31 मार्च तक वो पे नहीं करेगा। ये जो ऑल एग्रीमेंट है सेक्शन 91 या 92 के अंतर्गत ऑफ द इंडियन एक्ट में नहीं आता है और इसीलिए ये ऑल एग्रीमेंट को ऑनली प्रूफ करने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी, ठीक है, और इसीलिए ऑप्शन 1 करेक्ट। नेक्स्ट है, प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 85 कैपिटल ए ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेटमेंट ऑफ मर्डर ऑफ विक्टिम ऑफ रेप may be used as corroboration to prove the fact of rape। ये सेक्शन 157 जो ऑप्शन 2 है इसमें किसी भी प्रकार का जो एक्सटर्नल या आउटसाइडर एडिशनल जो एविडेंसेस आते हैं अपार्ट फ्रॉम द मेन एविडेंस उसको कोरोबोरेट कराने में इस्तेमाल होता है। तो 157 जो है वो कोरोबोरेशन के लिए होता है, उसमें कोई भी एविडेंस होगा वो कोरोबोरेट वहीं पर होगा जिससे कि पता चल सके कि वास्तव में ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है, an accused left a letter recording his confession of murder near the dead body with intent that it would be discovered by the police
हिज कन्फेशन इज, इसका ऑप्शन 1 सही आंसर है, यानी एडमिसिबल इन एविडेंस and can be accepted as confessional statement and be used against accused। क्योंकि जो अक्यूज्ड है उसने जो डेड बॉडी पार्ट लेटर रखा है उसे स्वेच्छा से रखा हुआ है, और कन्फेशन की सबसे बड़ी शर्त यही है जो 164 ऑफ द सीआरपीसी दिया हुआ है कि इट शुड बी वॉलंटरली मेड। ठीक है, और पुलिस के समक्ष नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये जो लेटर लग गया है इट कैन बी एडमिसिबल इन एविडेंस एंड कैन बी टेकन एज कन्फेशनल स्टेटमेंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ठीक, नेक्स्ट है, इन विच केस सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल। सेक्शन 27 मतलब जहां पर अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है और पुलिस के समक्ष एक स्टेटमेंट देता है जिसके माध्यम से कोई डिस्कवरी होती है, कोई थिंग डिस्कवर्ड होता है, तो दैट इज रेलेवेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है और ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, और ये बात हेल्ड की गई है आपके ऑप्शन 4 में दिया हुआ है इसका सही आंसर, यानी कि स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमणि उपाध्याय में ये चीज हेल्ड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर इंडियन पेनल कोड A was intensely trying to shoot at B, who had criticized his father in a meeting, but unfortunately brother of A came in between them and thus brother of A got killed। ठीक है, तो इस अपराध के लिए A has committed the offense of murder, यानी ऑप्शन 4 is the right answer। भले ही उसका इंटेंशन ना हो, ठीक है, लेकिन उसने मर्डर तो किया, इंटेंशन था ही, तो भले कोई और हो गया। ये मैलिस के अंतर्गत भी आता है, चेंज ऑफ मैलिस, लेकिन अगर एक्शन हुआ है और उससे अपराध हो जाता है तो ये माना जाएगा कि he has committed the offense of murder। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आईपीसी any man who monitors a woman by use of the internet, email or any other form of electronic communication commits the offense of option 2 यानी stalking। ये सेक्शन 354 ऑफ द इंडियन पेनल कोड के नए प्रावधान जो 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, 2013 के बाद अमेंडमेंट हुआ है, उसमें ये स्टॉकिंग वर्ड आया हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत स्टॉकिंग में ये ऑफेंस कारित किया है, यानी ऑप्शन 2। ठीक, नेक्स्ट है, ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ टेंडर ईयर्स, बहुत छोटा बच्चा था, exposes it in a desert place, रेगिस्तान में छोड़ दिया, although the death of the child does not ensue। लेकिन इसने प्रयास तो किया, भले ही एक छोटे से बच्चे नवजात बच्चे को एक खाली जगह पे छोड़ दिया मरने के लिए, तो इट विल अमाउंट टू कमिट अ मर्डर, यानी कि अटेम्प्ट तो किया ही, भले ही बच्चे का डेथ ना हुआ हो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, प्रयास किया उसने। ठीक, नेक्स्ट है, इन विच केस सेक्शन 497 यानी adultery of the Indian Penal Code has been struck down as unconstitutional on being violative of Article 14, 15 and 21 of the Indian Constitution। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका 3 है, इज द राइट आंसर, यानी कि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि 947 ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू टू आर्टिकल 14, 15 एंड 21। ठीक, नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 230 ऑफ द इंडियन पेनल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट और हैज नॉट बीन अ कॉइन, सिक्का में नहीं आता है, इसके लिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, यानी कि लम्प्स ऑफ अनस्टैम्प्ड मेटल यूज्ड एज मनी। ठीक, अनस्टैम्प्ड है इसलिए ये कॉइन में नहीं होगा, बाकी जितने भी हैं वो कॉइन में आते हैं, चाहे ऑप्शन 1 हो जो कि डिनोमिनेशन में है, या फरोख्त रुपये ऑप्शन 2, या मेटल यूज्ड being money as used in sovereign power, ये सारे कॉइन होंगे, लेकिन ऑप्शन 4 अनस्टैम्प्ड मेटल है इसलिए कॉइन में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू डिफेमेशन अंडर इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इसका आंसर सही है, वो ऑप्शन 2 है, टू मेक एनी इम्पुटेशन कंसर्निंग कलेक्शन ऑफ पर्संस। ठीक, यानी कि अगर कोई भी आप कमेंट करते हैं जो कि पब्लिक गुड में है, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक है, या गुड फेथ पे करते हैं जो ऑप्शन 3 में है, या पब्लिकेशन और प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट बेटा कंसर्न कोर्ट करते हैं, ये सारे आपके डिफेमेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा इंपुटेशन किया हुआ है
कंसर्निंग कलेक्शन ऑफ पर्सन, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के खिलाफ आपने कोई इम्पुटेशन या मानहानि के कोई शब्द कहे गए हैं तो वो डेट विल अमाउंट टू डिफेमेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर इंडियन पेनल कोड which of this statement represents the correct position of law to constitute the abatement it is। ठीक है, तो अबेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए राइट आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड। जो एक्ट अबेटमेंट किया गया 107 में ऑफ द इंडियन पेनल कोड में वो एक्ट हो ही, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है और बाकी जितने भी हैं ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी कि अबेटमेंट का कोई जरूरी नहीं है कि वो कार्य हो, अगर कार्य नहीं भी होता है तो भी अबेटमेंट का अपराध तो होगा ही होगा, क्योंकि 107 में जो भी अबेटमेंट होते हैं 109 में पनिशमेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट है, इन विच केस अंडर CRPC इट हैज बीन हेल्ड दैट बिफोर एक्सेप्टिंग द फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट यानी 170 173 में एक्सेप्टिंग बाय द मजिस्ट्रेट मस्ट इशू नोटिस एंड हेयर टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन इंजर्ड और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड, यानी कि फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट के पास ये ड्यूटी है कि वो पहले इन्फॉर्मेंट का या इंजर्ड पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पहले सुने, उसके बाद ही फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे। फाइनल रिपोर्ट मतलब जहाँ पर पुलिस ये कह रही है कि कोई अपराध नहीं बना हुआ है, जबकि विक्टिम खुद सामने है, वो बता रहा है कि मेरे साथ अपराध हुआ है या इन्फॉर्मेंट ने बता रखा है। ठीक है, तो ये किस केस में हेल्ड किया गया है, तो ये ऑप्शन 4 है आपका, भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस में एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि फाइनल रिपोर्ट एक्सेप्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट के बाद ड्यूटी है कि वो पहले एक प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से इन्फॉर्मर या इंजर्ड या लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सुने और उसके बाद ही केस को क्लोज करे। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, which irregularity vitiates proceedings and shall be void if a magistrate not is being empowered by law। ठीक है, अगर कोई मजिस्ट्रेट empowered नहीं है और वो कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देता है तो that will be void। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, यानी करेक्ट आंसर है डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस। 106 में जो है वो सिक्योरिटी मांग लेता है जबकि दैट मजिस्ट्रेट इज नॉट empowered। ठीक, और बाकी जो ऑप्शन है अगर वो एम्पावर्ड नहीं भी है तो भी उसके द्वारा कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट किया हुआ वो विटिएट नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, व्हेन कैन अ ट्रायल कोर्ट रिलीज एन अक्यूज्ड ऑन बेल अंडर सेक्शन 389(3) ऑफ द CRPC आफ्टर कन्विक्शन। 389 वो पोजीशन होती है जहां पर अपील फाइल की गई है और अपील के एडमिशन के दौरान ही बेल की बात की जाती है, तो वहां पर ट्रायल कोर्ट जो है वो रिलीज कर सकती है बेल पे, वेयर ऑप्शन 1 है वेयर अक्यूज्ड इज ऑन बेल एंड इम्प्रिजनमेंट इज नॉट एक्सीडिंग 3 years। ठीक, जिस समय कन्विक्शन हुआ उस समय वो बेल पे था और वो पनिशमेंट जो है 3 साल से ऊपर की सजा नहीं है, तो वहां पर अपील के दौरान भी जो कन्विक्टर है, जो कन्विक्शन हो गया है, उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 257 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अलाउड देन अक्यूज्ड विल बी। 257 में क्या होता है कि कोई समन केस है, ठीक है, और उसमें जो है उसने जो कंप्लेंट फाइल किया उसने कंप्लेंट को विड्रॉ कर लिया, तो अगर 257 में अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट एडमिट कर ली जाती है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो होगा अक्विटेड, जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई उसका अक्विटल हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड to grant remand under section 167 of the CRPC for a maximum period of, याद रखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट नहीं है और इनके पास पावर सिर्फ 7 days का होता है, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक, नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 313 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पावर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड इज। 313 याद रखिएगा ऑडी अल्टरम पार्टम है, यानी कि अक्यूज्ड को पहले सुना जाता है। ठीक है, राइट टू बी हर्ड ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक, उसी को मौका दिया गया, तो यानी ऑप्शन 1 द राइट आंसर, टू एनेबल द अक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। ठीक, नेक्स्ट है, एन अक्यूज्ड वाज रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी इन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 406 एंड 420 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ठीक, द पीरियड ऑफ 60 days फॉर फाइलिंग द चार्जशीट वाज कंप्लीटेड, देन अक्यूज्ड फाइल एप्लीकेशन under section 167(2) before magistrate to release him on the bail. During pendency of the application, charge sheet is filed. Then, अब देखिए 420 यानी फ्रॉडलेंट का है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का है 406 में, और 60 दिन का समय होता है
चार्जशीट फाइल होने का, लेकिन वो समय निकल जाए तो उसके बाद जो है अक्यूज के पास राइट होता है, 60 दिन याद रखिएगा, लिखा रहता है कि अगर जो ऑफेंस पनिशेबल है लेस देन 10 ईयर्स तो 167(2) में अक्यूज है राइट टू गेट द बेल। ठीक, चार्जशीट उसके बाद 60 डेज के बाद फाइल होता है। तो इस कंडीशन पे ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मजिस्ट्रेट इज ऑब्लाइज्ड टू ग्रांट बेल, अक्यूज्ड राइट्स accrued under section 167(2) could not be seized। सिर्फ उसका जो राइट इस वजह से नहीं खत्म हो जाएगा कि चार्जशीट जो है फाइल हो गई है। चार्जशीट विदिन 60 डेज फाइल होना चाहिए था, नहीं फाइल हुआ, इसलिए उसके बाद उस अक्यूज का राइट डेवलप हो जाता है, दैट कैन नॉट बी सीज्ड एट एनी कॉस्ट इवन देन द चार्जशीट इज फाइल्ड लेटर डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच केस guidelines for disposal of property during the trial has been issued in criminal procedure code। यानी कि अपेक्स कोर्ट ने ये हेल्ड किया हुआ है कि अगर केस पेंडिंग है तो उसके दौरान कोई प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कैसे होगा। वो मुकदमा है ऑप्शन 2 यानी सुंदर भाई अंबालाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये बात हेल्ड की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच केस Constitutional Bench of Supreme Court has considered the ambit of Section 438 of the CRPC, यानी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में एक लॉ लेट डाउन किया हुआ है, और वो है ऑप्शन 3 यानी गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक, नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 357A(2) of the Criminal Procedure Code, which of the authority is authorized to decide क्वांटम ऑफ कंपनसेशन। यानी कि याद रखिए 357 सीआरपीसी में जो है कंपनसेशन टू विक्टिम के बारे में जिक्र किया गया है। ये डिसाइड कौन करेगा कितना कंपनसेशन देना है, तो ये ऑप्शन 4 है, यानी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिसाइड करेगा कितना कंपनसेशन विक्टिम को देना चाहिए। नेक्स्ट है दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द ऑफेंसेस अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आर कंपाउंडेबल, शमनीय है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो समनीय ऑफेंस यानी कि जो बाउंस ऑफ चेक से संबंधित जो ऑफेंस होते हैं 138 में, उसका कंपाउंडेबल हो सकता है। ठीक है, और वो ऑप्शन 3 है, यानी सेक्शन 147 में अगर जो डिफॉल्टर है टाइम पे पैसा जमा कर देता है तो वो ऑफेंस जो 138 बन रहा है ड्यू टू द बाउंस ऑफ चेक वो कंपाउंड यानी शमनीय हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 whether a minor may draw, endorse, deliver and negotiate an instrument। तो इसका ऑप्शन है 4 इज द राइट आंसर, यानी yes he may do so as to bind all parties except himself। माइनर जो है किसी भी लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट का एंडोर्स कर सकता है, डिलीवर कर सकता है और नेगोशिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से वो खुद बाउंड नहीं होगा, बाकी जितने लोग अदर पार्टी जो है वो उसको बाइंड कर देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है Supreme Court has laid down certain direction to criminal courts for speedy and expeditious disposal of cases falling under section 138 of the Negotiable Instrument Act in the case of किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन लेट डाउन किया है रिलेटेड टू द सेक्शन 138 यानी बाउंसिंग ऑफ चेक अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो वो है आपका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में वो डायरेक्शन सेक्शन 138 नेगोशिएबल एक्ट से संबंधित उन्होंने लेट डाउन किया हुआ है। नेक्स्ट है इन अ रिसेंट केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट वेयर द चेक अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड कॉस्ट एज असेस्ड बाय द कोर्ट इज पेड बाय अ स्पेसिफाइड डेट, द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू क्लोज द प्रोसीडिंग इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 143 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रेड विद सेक्शन 258 ऑफ द सीआरपीसी। दैट केस इज, वो कौन सा मुकदमा है, वो है ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, यानी मेसर्स मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अंडर वर्सेस कंचन मेहता के मामले में यह हेल्ड किया हुआ है कि जहां पर भी ऐसा कोई अमाउंट चेक अमाउंट है जिसमें इंटरेस्ट एंड कॉस्ट है, ठीक है, तो 143 के अंतर्गत जो है वो 258 के पावर को एक्सरसाइज करते हुए ऐसे मैटर को क्लोज कर सकती है अगर जहां पर डिफॉल्टर दोनों को देने इंटरेस्ट और कॉस्ट देने को तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच केस अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 11 जजेस of the Supreme Court has considered the scope of right of minorities to establish and administer educational institutions। तो ये पुराना केस है, इसके लिए ऑप्शन 2 यानी TMA Pai Foundation वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस
9 judges bench of Supreme Court has held that all amendments to the Constitution made on or after 24/4/1973 shall have to be tested on the touchstone of the basic feature of the Constitution, यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए ऑप्शन 2 है IR कोहेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये बात हेल्ड की गई है कि जो भी 24 अप्रैल 1973 के बाद अमेंडमेंट की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट बी सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू, ठीक है, यानी कि शेड्यूल 9 में जो भी चीज जोड़ी जाएगी वो सब्जेक्ट टू जुडिशल रिव्यू कीपिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट। इसको टेस्ट करने के लिए ही जुडिशल रिव्यू की जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है हु अमंग ऑफ दीज डिटरमाइंस द क्वेश्चन एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द लोक सभा हैज बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द पीरियड ऑफ डिफेक्शन इन द टर्म ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा मेंबर लोकसभा का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, इसको सॉल्व करने के लिए किसके पास पावर है, वो है ऑप्शन 1 यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही डिसाइड करें कि लोकसभा के मेंबर हैं, उन्हीं के स्पीकर डिसाइड करेंगे कि कौन से मेंबर उनके सदन का डिस्क्वालिफाइड हो गए ऑन द ग्राउंड ऑफ 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। नेक्स्ट एक्शियो नॉन डेटोर नॉन डैम्निफिकेशन, ये एक मैक्सिम है। इसका मतलब क्या होता है, तो वो आपके ऑप्शन 4 में है कि एन एक्शन इज नॉट गिवन टू हिम हु इज नॉट इंजर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सल्वस पॉपुलाए सुप्रीमा लेक्स, इसका क्या मतलब है, वह ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, इज द राइट आंसर, यानी वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। नेक्स्ट है अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 इन द केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कोर्ट मीन्स, कोर्ट का मतलब क्या होता है इन आर्बिट्रेशन कॉन्सिलिएशन एक्ट के अंतर्गत, वो है ऑप्शन 1 द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है एन आर्बिट्रेटर has greater flexibility than a judge in terms of procedure and rules of evidence. The statement is, क्या वास्तव आर्बिट्रेटर को काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है रिगार्डिंग एविडेंस एज कंपेयर टू कोर्ट, तो यस ट्रू, ऑप्शन 1 द राइट आंसर, क्योंकि आर्बिट्रेटर के पास एविडेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। नेक्स्ट है एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग to refer the parties to arbitration under section 8 of the Arbitration Councils Act 1996 is appealable under, यानी कि अगर ऑर्डर रिफ्यूज कर दिया गया, किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि मैटर को आर्बिट्रेशन रिफर कर दिया जाए, तो सेक्शन 8 के अंतर्गत वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर अपील किस सेक्शन में होगा, तो वो ऑप्शन 2 है, इधर राइट आंसर, यानी सेक्शन 37 में ऑर्डर 8 के खिलाफ अपील होता है। नेक्स्ट है अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 मूवेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड, मूवेबल गुड्स की जो डेफिनेशन है उसमें आप देखेंगे कि सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, लेकिन ऑप्शन 3 मनी उसमें नहीं है। मनी एंड एक्सटर्नल क्लेम इज नॉट अ मूवेबल गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अडॉप्टेड, किसका अडॉप्शन नहीं हो सकता है, वो है ऑप्शन 2 यानी कि ऑलरेडी अडॉप्टेड चाइल्ड, पहले से अगर अडॉप्शन हो चुका है बच्चे का तो फिर दोबारा उसका अडॉप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है एडेड पीरियड इन केस ऑफ अ डिवोर्स वुमन इफ शी इज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशंस मींस, इसका मतलब होता है कि ऑप्शन 1 यानी 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज आफ्टर द डेट ऑफ डिवोर्स, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी दैट इजाब एंड कबूल, उर्दू में इजाब को कहते हैं ऑफर, कबूल कहते हैं एक्सेप्टेंस, शैल बी कंप्लीटेड इन 1 मीटिंग, द स्टेटमेंट इज 1 ट्रू। ऑफर एक्सेप्टेंस अगर निकाह हो रहा है तो वो एक ही समय पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू फाइल अ क्रिमिनल रिवीजन बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वुड बी, वो है ऑप्शन 3 यानी 90 डेज के अंतर्गत आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर शेड्यूल फॉर कंपनसेशन फॉर थर्ड पार्टी fatal accidents under section 163 capital A of the Motor Vehicle Act 1988, the amount of compensation arrived at in consideration of the expenses which a victim would have incurred towards maintaining himself had he been alive shall be reduced by, याद रखिएगा जो भी कंपनसेशन मिलता है और जिसकी संभावना उसकी जीवित, अगर जीवित होता है तो कितना संभावना होता है वो
अलाइव करने की पोजीशन में अगर होता तो जो भी अमाउंट होता है डिडक्ट किया जाता है तो वो रिड्यूस हो जाता है बाय 1/3, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है X knows that Y is a member of scheduled caste community. During the course of a free fight, X inflicts a grievous injury to Y by a sharp weapon. X is guilty of the offense punishable under option 3 is the right answer, यानी कि अगर ग्रीवियस हर्ट करता है तो सेक्शन 326 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, साथ ही साथ सेक्शन 325 ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट के अंतर्गत, दोनों सेक्शन के अंतर्गत वो ऑफेंस कार्य माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 विल अप्लाई टू ऑप्शन 1, यानी हिंदूज प्रायर टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पे ही लागू होगा, ज्यूज और क्रिश्चियन पे लागू नहीं होगा। ठीक है, अगला पार्ट है इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड बॉडी। तो ऑप्शन 3 है, यानी कि ऑब्सीन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेटिंग। इसका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, वर्ड बाय वर्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब द साइक्लिस्ट डैश फ्रॉम पैक, यानी ऑप्शन 1 ब्रोक अवे, यानी द साइक्लिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम पैक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब रिपोर्टर्स वर डैश द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। इसका ऑप्शन 3 द राइट आंसर, यानी कि रिपोर्टर्स वर बजिंग अराउंड द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। नेक्स्ट है चूज द वन which can be substituted for the given sentence secret religious meeting। सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग का एक वर्ड है, वो है कन्वेक्टल। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस वन हु इज एक्सेसिवली पैट्रियोटिक। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, यानी पिसिन। नेक्स्ट है सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव ही हैज जस्ट डैश आउट ऑफ रूम इन अ रेज। तो इसका ऑप्शन 2 है, यानी कि ही हैज जस्ट फ्लंग्ड आउट ऑफ द रूम इन अ रेज। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आई हैव स्टडीड अ लॉट डैश आई डिड रियली वेल इन द टेस्ट। तो इसका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, यानी सो आई हैव स्टडीड अ लॉट सो आई डिड रियली वेल इन द टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 choose the correct option when I listened to his cogent dash all my doubts were dispelled, यानी इसका ऑप्शन 3 is the right answer, यानी argument। when I listened to his cogent arguments, यानी reasonable arguments, all my doubts were dispelled। next he blew his own trumpet means that इसका ऑप्शन 3 is the right answer, praised himself, यानी he blew his own trumpet इसका मतलब होता है जो अपने ही गुणगान गाता रहता है। ठीक है, अपनी ही प्रशंसा करता रहता है। ये आपका यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन खत्म होता है। अब अगला टॉपिक पार्ट है वो है जनरल नॉलेज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 81 से विच इंडियन सिटी इज नोन एज वेनिस ऑफ द ईस्ट। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, यानी एलिपे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इसका आंसर है ऑप्शन 2 28 सितंबर। अ प्रिजनर अ स्क्रैप बुक इज रिटन बाय, यानी 83 क्वेश्चन नंबर अ प्रिजनर अ स्क्रैप इज रिटन बाय एल की आडवाणी, लाल केस आडवाणी, ऑप्शन 3। ठीक, पैंगोंग तशो लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो ऑप्शन 3 जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट नीतीश कुमार took oath as Chief Minister of Bihar for record how many times? Option 4 is the right answer, यानी 7 times। ठीक है, नेक्स्ट है इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2020 only one independent candidate from entire state has won election from Chakai constituency located in which district? तो ऑप्शन 2 यानी जमुई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के चकाई कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अजीम उस शान was the son of which Mughal ruler after whom
Patna was renamed as Azimabad in 1704. तो इसका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, यानी बहादुर शाह 1। ठीक है, नेक्स्ट है विच contestant from Bihar has been crowned as Miss Asia Universe 2020. इसका आंसर है ऑप्शन 2 ऋचा कुमारी। नेक्स्ट है विच फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय द बिहारीज किलकारी हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल। आंसर है 1 द मास्क। नेक्स्ट है बीजेपी लीडर एंड द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ गोवा मृदुला सिन्हा who hails from which district of Bihar passed away recently। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 मुजफ्फरपुर। ठीक, ये आपका जीके खत्म होता है। अगला और लास्ट पार्ट है कंप्यूटर, उसमें भी 10 क्वेश्चन है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। कंप्यूटर से संबंधित पहला क्वेश्चन है 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू, ऑप्शन 1 है 1024 टेराबाइट। ठीक है, नेक्स्ट है TFT स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन 1 है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है माइकर MICR, जिसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इज मेनली यूज्ड इन, तो ऑप्शन 3 है बैंक्स में इस्तेमाल होता है माइकर चेक, नीचे आपने देखा होगा। नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन इंटरनेट, तो ऑप्शन 1 है जावा लैंग्वेज इस्तेमाल होता है इंटरनेट में। नेक्स्ट है हाउ डिस्प्ले ऑफ मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड, तो इसमें ऑप्शन है आपका ऑप्शन 3 यानी डायगोनली। ठीक है, न कि वर्टिकली, न हॉरिजॉन्टली, न बाउंड्री वाइज, यानी मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर को मेजर करने के लिए हमें डायगोनली उसकी लेंथ को मेजर करना पड़ता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, तो इसका ऑप्शन है 1 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस, इसका ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर है, यानी वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। ठीक, नेक्स्ट है मेलिसिस सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर है ऑप्शन 2 मैलवेयर, मेलिसिस सॉफ्टवेयर को मैलवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ मैन यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क इज, इसका आंसर है ऑप्शन 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन। और लास्ट है विच वन इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ द वेब वर्ल्ड, तो आंसर है ऑप्शन 4 मोज़ैक। मोज़ैक जो है पहला वेब ब्राउजर है, इवन क्रोम, याहू और मोजिला से भी पहले मोज़ैक आया था वेब वर्ल्ड में, जिसके माध्यम से कोई भी चीज सर्च करने में इंटरनेट के माध्यम से सुविधा होती थी, उसे हम वेब ब्राउजर कहते हैं। ठीक है, दैट्स इट फ्रेंड, अगले वीडियो पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।